दुनिया को शांति का संदेश देने वाले अरहत सम बुद्ध को नमन करते हुए, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधि सत्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, राजनीति के द्वार खोलने वाले व सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी साहब के चरणों में नमन करते हुए, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व एमएलसी अध्यक्ष माननीय धम्म प्रकाश भारती जी को, हम सबको अच्छा मार्गदर्शन कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, सामाजिक न्याय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय साहब सिंह धांगर जी, महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साक्य दीदी अंजलि बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कमांडर योगेश गौतम जी को, सभी को सलूट करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूं। आज की इस वेबिनार जूम मीटिंग में देश भर से जुड़े हुए सभी धम्म अनुयायियों को एवं डीएसएस के सैनिकों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज की जूम मीटिंग का विषय जो है वह है 26 नवंबर 2023 के संविधान बचाओ धरना प्रदर्शन की तैयारी में धम्म सेवक संघ के कार्य के लिए रखी गई है। मैं कार्यक्रम आगे चालू करूं उससे पहले मैं आज के मीटिंग में मुख्य अतिथि माननीय सम्राट राज बौद्ध जी उड़ीसा से, आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय योगेश गौतम जी राष्ट्रीय कमांडर डीएसएस, और आज के वक्तागण के रूप में उत्तराखंड से प्रदीप कुमार जी, झारखंड से माननीय रंजन कुमार जी, छत्तीसगढ़ से शैलेश बौद्ध जी, उत्तर प्रदेश से कुलदीप कुमार जी, और मध्य प्रदेश से डीएसएस माननीय प्रफुल्ल कुमार जी। मैं कार्यक्रम को आगे गति दूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज की अध्यक्षता कर रहे योगेश गौतम जी से अनुमति चाहूंगा कि मैं कार्यक्रम को आगे गति दूं। माननीय योगेश गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रोहित जी। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार वंदन करते हुए, सभी संतों गुरुओं के चरणों में 3 बार वंदन नमन करते हुए, हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बॉस साहब को मेरा जय भीम नवोदय। कार्यवाहक अध्यक्ष जी मेरे, उनको भी जय भीम नवोदय। और सभी सम्मानित मेरे वरिष्ठ साथी, मेरे राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, हमारे सभी मेरे उपस्थित वरिष्ठ साथियों को मेरा जय भीम नवोदय। और जो आज का जो विषय है जिसमें हम 26 नवंबर की तैयारी के लिए धम्म सेवक की जो क्या कार्य होंगे, उनकी क्या भूमिका इस प्रोग्राम में होगी, उसको लेकर चर्चा हो रही है। तो मैं अपने सभी वक्तागण साथियों से, अपने धम्म बंधुओं से यही प्रार्थना करता हूं कि वह सब्जेक्ट पर अपनी बात रखें, चाहे वो पहली बार अपनी बात रख रहे हों, और बेझिझक होके अपनी बात रखें, बड़े ही शालीनता से अपनी बात रखें। और यहाँ ये कतई ना सोचे कि हमें कितना आता है, कितना बोलना आता है, हमसे कितने अच्छे वक्ता हमारे बीच में, हमारे वरिष्ठ साथी बीच में। तो आप उन्हीं के सानिध्य में रहकर ही कुछ सीखेंगे, तो आप अपनी बात रखेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। तो मेरा सभी से विशेष अनुरोध है कि अपनी बात रखें और ज्यादा समय ना गवाएं, अपना 5-10 मिनट, 5-5 मिनट में अपना कंक्लूड करें, क्योंकि हमारे और भी सीनियर साथी हैं, जिसमें मैं प्रार्थना करूंगा कि वो लास्ट में जब ये मीटिंग धम्म सेवक संघ की लास्ट होगा तो अपना 2-2, 3-3 मिनट का अपने भी विचार रखेंगे। तो मैं हमारे आज के संचालन कर रहे माननीय रोहित कुमार बौद्ध जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आज की मीटिंग को विधिवत रूप से संचालित करें। माननीय रोहित जी। ठीक है।
अध्यक्ष जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है सर। मैं चाह रहा था 1-2 मिनट निवेदन करने का। जी 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 सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधि सत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के धम्म सेवक संघ की अध्यक्षता कर रहे हमारे नेशनल कमांडर युवा साथी योगेश गौतम साहब, संचालक जी, मेरा निवेदन अध्यक्ष जी यह है कि जो 26 नवंबर का प्रोग्राम है उसमें आप अपने सभी सहयोगी साथियों के माध्यम से और सभी आरवीएम और सामाजिक न्याय परिषद के जिम्मेदार साथियों के माध्यम से कम 200 युवाओं की 200 धम्म सैनिक संघ के जवानों की टीम तैयार कर लें और उसमें सभी यूनिफॉर्म में होंगे, उनके पास सीटी होगी, सबके पास लाठियां होंगी, यूनिफॉर्म बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। तो ये टारगेट रखकर कम से कम पूरे देश से सभी 25 राज्यों से आप साथियों के साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय जो पदाधिकारी उनसे मिलकर, प्रदेशों के जो पदाधिकारी उनसे बातचीत करके, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके एक लक्ष्य निर्धारित करके, तो 200 हमारे नौजवान साथी जिसमें लड़के भी हों और लड़कियां भी हों, उम्र उनकी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में हो, 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में हो, ज्यादा बड़ी उम्र के वो हमारे जो साथी हैं, नौजवान साथी हैं धम्म सेवक संघ के, वो बड़ी उम्र के साथी ना हो। तो मेरा ये निवेदन था, इस पे भी आप आज की बैठक में जरूर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। माननीय संचालक महोदय जी, आप कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, जी सर। हमें आज की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय कमांडर योगेश गौतम जी से अनुमति मिल चुकी है कि हम कार्यक्रम को आगे गति दें। तो मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले उत्तराखंड से डीएसएस प्रदीप कुमार जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं अपना माइक अनम्यूट हो गया, आपका माइक अनम्यूट करें, पहले म्यूट हो गया है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। आप मुझे देख पा रहे हैं? जी जी। हाँ, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो अध्यक्ष जी हैं योगेश गौतम जी, और उसके बाद में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं सम्राट राजबोध जी उड़ीसा से हैं, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ये जो जूम टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम सारे लोगों को देख पा रहे हैं और अपनी मीटिंग का संचालन कर पा रहे हैं। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने ऋषिपाल सिंह जी बौद्ध जी जो काशीपुर से हैं, जिन्होंने मुझे इतने बड़े धम्म से जोड़ा और मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच अपने बातें रख सकूं और आप लोगों को रूबरू देख सकूं, क्योंकि और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी बिमला रानी बौद्ध जी जो धामपुर से बिलोंग करती हैं। सच बताऊं तो पहली बार जब मैं उनसे मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर। मैं आज तक इधर उधर घूम रहा था, परंतु उनकी बातें सुनकर और उनसे मुझे जो प्रेरणा मिली है वो प्रेरणा मेरे मन में इस तरह से बैठ गई है कि मैं आज आपके बीच यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले जो मेरी बात है संविधान को लेकर, संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, जो उनका संघर्ष रहा है, वो जो संविधान में जो हमारे लिए हमारे हितों की बातें हमारे हितों के लिए वो करके गए, वो एक संविधान एक वृक्ष की तरह है। जो वृक्ष संविधान है वो हमारे लिए बाबा साहब जी ने लगा के गए, जिस पर से हमें फल फूल और उसकी छाया मिल रही है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप सभी को नहीं जानता हूँ, आज पहली बार मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत मानता हूँ और मैं छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को पुरस्कार, अम्बेडकर जयंती पर इस तरह के प्रोग्राम करते रहा हूँ।
और एक जैसे कि और लोग हैं जैसे अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, अपने सिख धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे और दूसरे धर्म है, हिंदू धर्म में भी सनातन धर्म के लोग जो आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु हमारे धर्म में हमारे जो बाबा साहब जी के जो प्रचार के कार्यक्रम को हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा धीमे कमजोर कर दिया है। जो वो पेड़ लगा के गए थे बाबा साहब जी, जो संविधान का वृक्ष लगाया था, उसकी शाखाएं धीरे धीरे कटते जा रही हैं, उसके फलों को लोग चोरी करते जा रहे हैं, उस वृक्ष को जो संविधान का वृक्ष है उसको काटते जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस संविधान के वृक्ष को कटने ना दें, क्योंकि इस संविधान के वृक्ष से न केवल जाटव समाज को ही छाया मिल रही है, बल्कि SC ST OBT और माइनॉरिटी को भी इसकी छाया मिल रही है, महिलाओं को भी इसकी छाया मिल रही है। आज जो भारत देश, जो हमारा भारत देश आज यहाँ तक है, जो विकास की बिल्कुल सीमा को पार कर चुका है, वो केवल और केवल एक अच्छे संविधान की बदौलत है, जो हमें बाबा साहब जी ने संविधान दिया था। उनके जो योगदान को, जो उनके बच्चों के त्याग को माता सावित्रीबाई फूले और उनके गुरु ज्योतिबा फूले जी ने जिस प्रकार से शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो मैं आज आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो संविधान का वृक्ष है, इस वृक्ष को कटने ना दें। दूसरे लोगों की नजर इस वृक्ष पर पड़ रही है, उस वृक्ष को काटने के लिए वो सारे जोर लगा रहे हैं, रात दिन 12 घंटे 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं और इस वृक्ष को काटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, योगेश कुमार गौतम जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इस DSS से जोड़कर मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मैं जो अभी तक जो यहाँ अपने कार्यक्रम को चला रहा था, मैं अनभिज्ञ, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर इस तरह के लोग बैठे हैं। आप जैसे क्रांतिकारी लोग, जो बाबा साहब श्याम जी, जो हमारे हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं, और हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी जो हमारे, मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ। मेरे नजर में उनके अलावा ऐसा कोई भी देवता या देवी देवता नहीं है जो भगवान बुद्ध जी थे, क्योंकि भगवान बुद्ध जी का मतलब है बोध, बुद्धि, ज्ञान से। तो उनके ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और मैं जो हमारे युवा वर्ग हैं, मेरा उन युवाओं से निवेदन जो इस DSS से जुड़े हुए हैं, वो अपने अंदर की जो आग है, जो अपने अंदर की क्रांतिकारी आवाज है, उसको दबने न दें और हमेशा निरंतर आगे बढ़ाए रखें। बाकी मैं अपनी बात को विराम करता हूं और बहुत ही धन्यवाद DSS, और बहुत ही धन्यवाद जो हमारे अध्यक्ष जी हैं योगेश गौतम जी, मुख्य अतिथि हमारे सम्राट राज बोध जी हैं, और संचालन कर रहे रोहित कुमार जी बोध जी हैं, और ऋषिपाल जी का जो काशीपुर से हैं, जो उनका भी बहुत धन्यवाद करूंगा। और बिमला रानी जी जो हमारी उपासिका हैं धामपुर से, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे इस तरह से जोड़ा और मेरा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदीप कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको योगेश गौतम जी के कारण किस तरीके से कारवा मिला। अब मैं अगले कड़ी के रूप में झारखंड से माननीय रंजन कुमार जी को आग्रह करूंगा वो भी अपनी बात रखें। माननीय रंजन कुमार जी। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही। माननीय अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे रोहित कुमार बौद्ध जी, RVM संस्थापक, पूर्व MLC धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध साहब, इंजीनियर रमेश साहब, भिन्न भिन्न प्रदेश से हमारे DSS के कमांडर साहब, अलग अलग प्रांत के अध्यक्ष। रंजन कुमार जी, आपकी वीडियो ऊपर नहीं है क्या? अभी आ गए? जी जी जी। तो तमाम प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी और बाकी संचालन कर रहे हमारे रमेश सर, तकरीबन एक एक करके सभी का नॉमिनेट किए हैं। और मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे पूरे तरीके से सभी पदाधिकारीगण को नाम याद नहीं है,
क्योंकि मैं बहुत अभी लेटेस्ट जुड़ा हूँ और थोड़ा सा सिविल का जो डेकोरेशन बोलचाल भाषा है, थोड़ा सा हमें जानता तो हूँ लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी से क्षमा चाहूँगा। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं 2020 मैं शॉर्टकट में अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं कि 2020 में मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ और इतना अच्छा लगा हमको कि एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद बोस जी, जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सर हैं हमारे झारखंड से, जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने जोड़ा तो हमको ऐसा लगा कि एक कचरे के ढेर से ला करके एक स्वच्छ जगह पे रख दिया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतलब हम लोग कितने चीज़ों में हैं, तो इसको कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है। बाकी मैं एज ए अच्छा है कि हम संबंधित कार्य सौंपा गया है, डीएसएस जो कमांडर झारखंड प्रदेश का जिम्मेवारी जो मिला है, मैं चाहूँगा कि पूरी जिम्मेवारी है, भरपूर कोशिश करूँगा, उसको जो भी जिम्मेवारी है मैं अपना निभाऊंगा। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि मैं 3 साल बैठा, लोगों से मिलता रहा, जो प्रचार प्रसार अभी जो हमारे उत्तराखंड से सर बोल रहे थे, तो 3 साल के ये अनुभव कि सिविल का एक होता है उसको मतलब नेचुरल हमको था शुरू से ही, बचपन से। तो बच्चों का प्रेरणा देना, जैसे मैं अगर सैनिक हूँ तो जो मुझे सीख मिला वो चीज़ें अपने परिवार बच्चों में उनको हमने सिखाया। और अभी भी हमने फिजिकल के है कि गांव में बच्चों को प्रेरणा करता हूँ कि अपना हेल्थ इज वेल्थ के अधिक पर अगर आप स्वस्थ हैं तो तभी संभव है कुछ करना। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हमारे लिए अच्छा है कि इन चीज़ों से हमको जोड़े हैं लोग। और झारखंड का जो भी मेरे से उम्मीद होगा डीएसएस या माननीय अध्यक्ष जी को, वो मैं भरपूर अपने तरीके से कोशिश करूँगा। और बड़ा ये है कि अभी मैं 2 महीना पहले पुलिस, झारखंड पुलिस ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि मैं देखा कि जो दिनचर्या है बच्चों का, मेन एजुकेशन वगैरह, उसमें थोड़ा सा बाधाएं आने लगा। तो मैं जहाँ भी अभी ट्रेनिंग में समझते हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है, तो बहुत मैं रिक्वेस्ट करके योगेश सर हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फोन भी किए थे, तो मैं बोला कि मैं कोशिश करूंगा। तो बहुत कर मैंने टाइम निकाल के, हमने संडे होने की वजह से, और माफ़ी चाहूँगा कि मैं वर्दी नहीं पहन रखा हूँ, क्योंकि पूरे दिन रात वर्दी में ही रहा हमने, कम्बैंड ड्रेस में। तो वर्दी एक्चुअली मैं सिलाने के लिए दिया हूँ, लेटेस्ट मिला है हमको। तो इसके लिए मैं सर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं वर्दी में नहीं हूँ। बाकी मैं ऑल टाइम वर्दी में ही होता हूँ, शर्ते थोड़ा सा कलर चेंज है। बाकी हमारा विचारधारा आप लोग से बहुत अच्छा लगा, आप लोग तो बहुत अच्छे बोल लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आप लोगों से सीख लूँगा और जो भी जिम्मेवारी मिलेगा मैं बखूबी निभाऊंगा। और सर अंततः मैं पुनः सभी पदाधिकारी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बाद माननीय रंजन कुमार जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में शैलेश बौद्ध जी, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। माननीय शैलेश बौद्ध जी, छत्तीसगढ़। जय भीम। रोहित कुमार बौद्ध जी। जी सर, जय भीम। मैं सर्वप्रथम हमारे आदर्श विश्व को शांति का मार्ग दिखाने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध और उसी प्रकार विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और मानव कल्याण के हित के लिए जितने भी बहुजन संत महापुरुष जिन्होंने इस मानव कल्याण के लिए अपना जीवन का योगदान दिया, उन सभी को मैं बार नमन वंदन करता हूँ। तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी बौद्ध तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी और हमारे राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध जी तथा हमारे जो राष्ट्रीय कमांडर योगेश गौतम जी, धम्म सेवक संघ, उसी प्रकार आज के जो वेबिनार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्राट राज बौद्ध जी उड़ीसा से हैं, और हमारे प्रांतीय मतलब हमारे धम्म सेवक संघ के जो आज रोहित बौद्ध जी जो सतना से है, आप सभी और ऑनलाइन जितने भी जुड़े हुए मेरे धम्म सेवक संघ के साथी और उपासक है, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय।
तो जैसा कि आज हमारा जो विषय है 26 नवंबर, जो जिसको संविधान दिवस के रूप में हम देखते हैं, और तो उस दिन के लिए हमें जो अभी पूर्व में जो मेरे साथी लोगों ने बताया है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, कि संविधान ये भारत की एक जान है। और हम सब भी जानते हैं कि जो ये धम्म सेवक संघ, तो ये जो निर्माण किया गया, ये बहुत ही अच्छी सोच है। तो मैं इनके लिए साधुवाद देता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी को। तो मैं इसके विषय में छोटी सी जानकारी दूंगा कि धम्म अर्थात जो हम देखते हैं बुद्ध का धम्म, जिसको बाबा साहब ने भी फॉलो किया है, तो धम्म अर्थात नैतिकता, यानी कुशल व्यवहार और सदाचरण का मार्ग है, जो पंचशील के पर आधारित है, जिसे हम सभी जानते हैं। और सेवक अर्थात सेवा करने वाला, अर्थात हम उसको कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार करने वाला धम्म का वो सेवक होता है। और संघ का अर्थ है एकत्रित होकर कार्य करना, यानी ऐसा कार्य जो लोक हित में हो, समाज हित में हो, ऐसा कार्य करना। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सुझाव जो डीएसएस का दिया, धम्म सेवक संघ, तो मैं उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ, जिसमें ये भाईचारा, समानता, स्वतंत्र और न्याय नीत है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि धम्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है, क्योंकि धम्म जो बुद्ध की शिक्षा है, वह सभी मानव में समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता पर केंद्रित थी। और जिस मार्ग पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, कोई असमानता नहीं थी, वह सभी मानव के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए उत्तम मार्ग था जो बुद्ध ने बताया था। और जिसमें न कोई लिंग भेद थी, न किसी प्रकार का रंग भेद, न जाति भेद, न संपन्नता का, जैसे अमीर और गरीब। तो ऐसा जो संघ है जो भगवान बुद्ध ने हमें बताया है, तो उस पे ये हम कार्य कर रहे हैं, धम्म सेवक संघ। तो हमें ये बिल्कुल अपने जहन में रखना चाहिए कि हमें जो भी कार्य करे नैतिकता पूर्वक करे, अपना कुशल व्यवहार से करे। और इसी में जैसे हम जानते हैं कि जो बुद्ध के धम्म की जो शिक्षा है, बाबा साहब ने संविधान के तहत लागू की थी। और आज समस्त भारत जो है, वो कोई भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसमें सबके प्रति समानता रही है। तो ऐसा 26 नवंबर 1949 को आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, बाबा साहब ने लोकहित में देश को समर्पित किया था। तो आज जो हम देखते हैं वर्तमान स्थिति, जैसे जो जो सरकार है अभी वर्तमान में, वो किस तरह से इस संविधान को तोड़ने मरोड़ने का कार्य कर रही है। तो इसलिए हमें सबको एकजुट होकर इस संविधान को, जो उनकी मनोवस्था है जो इसको बदलने की, उसके प्रति हमको एकजुट होना है। और एकजुट होकर इसके प्रति आंदोलन करना है, जन जागरण का अभियान चलाना होगा। तभी हम इस और इसकी जो संविधान की वास्तविकता है, इससे हमको लोगों को अवगत कराना होगा कि यह समस्त मानव हित के लिए था। जो इसको कुछ मनुवादी तत्व जो है उसको बदलना चाहते हैं, और वही व्यवस्था लाना चाहते हैं जो हजारों वर्ष पूर्व की थी। तो हम सबको इसके प्रति सचेत होकर इसके लिए कार्य करना है। और जैसे कि हमारे योगेश गौतम जी ने कहा कि हमें जो अभी दिल्ली में जो आंदोलन होने वाला है, उसमें अपने हम जिम्मेदारी ले और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर लाने का, ले जाने का प्रयास करें। तो आप सभी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया, तो मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद है माननीय शैलेश जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं और हम संघ के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें, जिन्हें कहा जाए उन्हें ही सिर्फ बोलना है। तो इसी के साथ मैं अगली कड़ी में उत्तर प्रदेश से कुलदीप कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपने विचार रखें 26 नवंबर की तैयारी के संदर्भ में। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है। जय जय भीम, नमो बुद्धाय। करुणा की सागर तथा गद बुद्ध को नमन करते हुए सभी बहुजन समाज के में जन्मे आवाज सभी नहीं आ रही है आपकी।
हेलो थोड़ा और तेज बोलें सर। हेलो। हाँ हाँ सर। जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को कोटि कुलदीप कुमार जी, अपना ईयरफोन निकाल लीजिए, आवाज अच्छी आएगी। ओके सर। हेलो हेलो। आ रही आवाज, अब आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को कोटि कोटि श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बुद्धिस्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री धर्म प्रकाश भारती जी बुद्ध के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बादल सिंह बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजा भैया आनंद जी, आदरणीय शशि बौद्ध जी, सभी उपासक उपासिकाओं को सादा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की इस जूम मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय योगेश गौतम जी, राष्ट्रीय कमांडर धम्म सेवक संघ, मुख्य अतिथि माननीय सम्राट राज बुद्ध जी, संचालक कर रहे श्री रोहित बुद्ध कुमार बुद्ध जी सतना से, सभी वक्तागण एवं मीटिंग में जुड़े सभी उपासक भाई बहनों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्म सेवक संघ का कार्य बहुत ही नैतिकता एवं ईमानदारी का है। जैसा सिख धर्म में ग्रंथि होती है जो गुरुद्वारों में सेवा का कार्य करते हैं। कोरोना काल में जैसे महामारी के दौरान जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तब गुरुओं द्वारा ग्रंथी लोगों ने इस देश के हर वर्ग की सेवा निस्वार्थ भाव से की। इसी तरह हमको भी अपने संघ में सेवा करनी चाहिए और हमें संघ में जुड़ने का और सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में मध्य प्रदेश टीएसएस अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल कुमार जी को आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। माननीय प्रफुल्ल कुमार जी। प्रफुल्ल कुमार जी जुड़े हों मीटिंग में तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। प्रफुल्ल जी तो अभी जुड़े हुए थे। है रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर क्लियर आवाज आ रही साहब? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी लोग आज की जूम मीटिंग में मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया। उससे पहले मैं अपने तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और आज की जूम मीटिंग में जो डीएसएस के इस पर मुझे बोलने का जो मौका मिला, तो मैं अपनी बात आगे रखते हूँ। आवाज आ रही सर? प्रफुल्ल जी, आवाज आ रही है। आप बेझिझक होकर बात रखें, एजिटेशन ना लें प्लीज। जी जी ठीक है, ये ना सोचे कौन क्या सोचेगा, आप अपनी बात रखें। नहीं, मैं समझ बिल्कुल रहा ना हूँ सर, थोड़ा बिल्कुल ना मीडिया घबराएं। आप पहुंच पहली रही बार है आप बात कर सबको रहे हैं, तक। समझ में आ रही है चीजें।
बात जी। रखें सर। परिचय दीजिए अपना, परिचय प्रफुल्ल जी, परिचय दीजिए। मैं मध्य प्रदेश से DSS प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल कुशवाहा, जबलपुर से। वेरी गुड। प्रफुल्ल जी रखो बात अपनी। जी, जो 26 मैं नवंबर का संविधान के कार्यक्रम है, विषय में DSS में अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मैं जुड़ा और इस विषय इसमें इस विचारधारा को जाना और मैं इस संगठन के बारे में जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इससे बहुत खुश होकर के जुड़ा और इसमें काम करने का इच्छा जागृत हुई मेरी। और मैं जितना मेरे से समय होता है और इसमें मैं देता रहता हूँ। और मैं आगे बोलना चाहता हूँ कि मैं जो मेरा संविधान है और मेरे संगठन का जो विस्तार होना है तो मैं इस विषय में काफी कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे संगठन का विस्तार करूं और मुझे भी जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभाऊंगा। और मुझसे जो उम्मीद है आप सब लोगों को, मैं उस उम्मीद पर पूरा खरा उतरूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं मैं अपने जो 26 नवंबर का जो कार्यक्रम है मैं उस विषय में भी सोचा कि अपने सभी जबलपुर से कम जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं अपने साथियों को ड्रेस यूनिफॉर्म में जोड़ करके और सभी को दिल्ली की जाने की तैयारी में मैं तैयारी में लगा हूं। जब से मुझे जानकारी लगी कि दिल्ली जाना है, वहां अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है, तो उस पे मैं अभी से बहुत कुछ काम करना शुरू कर दिया हूं। और मुझे मुझे बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान का बचाना मुझे बहुत जरूरी लग रहा है, जिससे मेरा सभी हक अधिकार और सब कुछ मेरा जो छीना जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, जो मेरे संविधान पर बहुत घात किए जा रहे हैं, तो उस संविधान को मेरे बचाना बहुत जरूरी है। और जिससे हम लोगों का भविष्य और मेरे आने वाली पीढ़ी का भविष्य मेरा संविधान के बदौलत ही है। तो मुझे अपनी संविधान के प्रति ईमानदारी से बचाने के लिए काम मुझे करना है। मैं यही सभी से को मैं इन्हीं वादा करता हूं कि मैं इस संविधान को बचाने के लिए और अपने धम्म को प्रचार प्रसार करने में ईमानदारी से काम करूंगा और करता रहूंगा। और बहुत अच्छा संगठन मुझे मिला है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे काम करने के लिए। इस पे मैं बहुत ईमानदारी से काम करता रहूंगा और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय प्रफुल्ल जी। अब मैं चलूंगा आज के मुख्य अतिथि माननीय सम्राट राजबौद्ध जी की तरफ, जो उड़ीसा से हैं। तो आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं, तो उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि 26 नवंबर की तैयारी के विषय में और जो धम्म सेवक संघ का मार्गदर्शन किस तरीके से रहेगा, तो माननीय मुख्य अतिथि सम्राट राजबौद्ध जी अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सम्राट जी, आ रही है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे नेशनल कमांडर योगेश गौतम जी, संचालन कर रहे हैं हमारे साथी, और आज के सारे वक्ताओं तथा हमारे RBM के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धम्म प्रकाश भारती साहब, कार्यवाह अध्यक्ष हमारे बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, सभी संयोजक, महासंयोजक, जितने भी हमारे साथी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए कि 26 नवंबर की जो प्रोग्राम होगा उसमें कितने डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे स्टेज मैनेजमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, खाना जो दिया जाएगा उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। तो ऐसे हमें कितने सेक्शन चाहिए होंगे वो एक लिस्ट हो जाता, तो उसके हिसाब से हम जितने भी धर्म सेवक वहां पे जाएंगे हम उनको सौंप सकते हैं कि आपको ये काम देखना है और आपके काम ये रहेगा। जिससे हमें काम को जब बांट देंगे तो हमारा काम मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा। इससे हमें वो फायदा हो सकता है, क्योंकि स्टेज मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों की बहुत जरूरत होगी, वो जो स्टेज में रहेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो खाने की जो कोई चीज, किसी को पानी चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा, या फिर कुछ अलग चीजें होंगे, उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए हमें एक डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। वहां पे कुछ धम्म सेवक को वहां पे रहना जरूरी है। उसके बाद जो लोग राउंड लगाएंगे कि कहीं पे कुछ असामाजिक काम तो नहीं हो रहा है, कि कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा है, उस सारी चीजों को देखने के लिए राउंड लगाने के लिए एक टीम होगा जो पूरी चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए वो देख रेख करेगा। ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स की हमें जरूरत होगी उनकी एक शॉर्ट लिस्ट हमें तैयार कर लेनी चाहिए, और उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि किस स्टेट में कितने डीएसएस के कैडर जाएंगे, उनकी क्या क्या जो ड्यूटी होगी वो देखना हमारे लिए सबसे जरूरी है। जब तक हम ये डिपार्टमेंट्स तैयार नहीं कर सकते तब तक हम किसको क्या काम करना है ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और काम जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो ये काम धीरे धीरे कठिन हो जाएगा। काम अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये हमें बहुत आसानी होगी। तो मुझे लगता है इन डिपार्टमेंट्स के को बनाना बहुत जरूरी है कि कितने हैं, खाने का स्टेज में कौन रहेगा, मैनेजमेंट कौन देखेगा, वो वहाँ पे राउंड लगाने का काम किसका है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है उस पर नजर रखना। तो सारी चीजों के कितने डिपार्टमेंट होंगे उसकी एक लिस्ट तैयार किया जाए, मेरा अनुरोध है। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जितने भी प्रदेश कमेटियां हैं उन प्रदेश कमेटियों के साथ वहाँ के स्टेट कमांडर्स डिस्कस करके, जैसे मैं हमारे उड़ीसा के प्रदेश कमेटी से डिस्कस करके यहाँ के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नेपालेश्वर बौद्ध साहब, उनके साथ बात करके हम कितना ले जा सकते हैं उनके उन पर चर्चा करके जो अपडेट है हमें सेंटर को देना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा काम और कितनी तैयारी के साथ और सही मायने में एक राइट डायरेक्शन में हमें करना होगा, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। नहीं तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इतने बड़े प्रोग्राम है, लाखों हजारों लाखों लोग आएंगे, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें उतने लेवल पे सजाग रहना होगा, उतने लेवल पे हमें सारी चीजों को देख रेख करना होगा। तो इसलिए हमें एक सिस्टम को तैयार करने के लिए वहाँ पे एक मैनेजमेंट सिस्टम हमें बनाने की जरूरत है, जो पूरी की टोटल धम्म सेवक संघ जो उस मैनेजमेंट को देखेगा। अब धम्म सेवक संघ को वो उस मैनेजमेंट को देखने के लिए धम्म सेवक संघ को वहाँ पे बुलाया गया। मुझे शायद ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो उस मैनेजमेंट को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ बाकी जो चीजें हैं, डीएसएस के जो हमारे केडर्स हैं, डीएसएस के जो हमारे बैटालियंस होंगे, कल उड़ीसा के बैटालियन होंगे, मध्य प्रदेश के हो गए, गुजरात के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, तो उन लोगों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो पूरी तरह से डिसिप्लिन रहे, और ये उनके स्टेट कमांडरों के हाथों में रहेगा कि वो डिसिप्लिन के तरीके से जो भी उन्हें निर्देश दिया जाए कि आपको ये करना है, तो वो काम को पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे। उससे ज्यादा से ज्यादा हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने की जो काम है वो आसान हो जाएगी। वो स्टेट कमांडरों को अपने अपने स्टेट्स के जो कैडर्स हैं, कैडर हैं, उनको मैनेजमेंट करने के लिए दिया जाए, ताकि वो उनको डिसिप्लिनली वो काम करा सके। और सारे स्टेट कमांडरों को लेकर के एक मीटिंग बैठे और उसमें हम ये डिस्कस करें कि हम कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या डिसिप्लिन, कम से कम डीएसएस के जो कैडर्स हैं उनके लिए एक शॉर्ट रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, ताकि वो प्रोग्राम में आपको क्या क्या करना है, किस किस चीजों पर आपको जो है ध्यान देना है, कैसे कैसे करना है, आपकी जो डायरेक्शंस होंगे, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो डायरेक्शंस होगा, डीएसएस के स्टेट सेंटर नेशनल का जो डायरेक्शन होगा, उसको हर डीएसएस के कैडर को मानना पड़ेगा। तब हम उसको एक बैलेंस मेंटेन करके उसको डिसिप्लिन तरीके से काम करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरत है कम से कम एक गाइडलाइन तैयार कर लिया जाए, कितने डिपार्टमेंट्स हैं वो तैयार कर लिया जाए, और सारे स्टेट कमांडर को इसकी वो अपने कैडर्स को डिसिप्लिन तरीके से काम कराएंगे। मुझे इन सारी चीजों की लगी, और मैंने तो इतनी तैयारी नहीं की, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस किन जगह पे हमें डीएसएस के कैडर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, स्टेज में, खाना देने में, मैनेजमेंट करने में, डिसिप्लिन जो राउंड लगाने में, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है उसको देखने में, उसको नजर रखने में, वो सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा।
नहीं तो इतनी बड़ी प्रोग्राम का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो प्रोग्राम के टाइम पे डीएसएस के कैडेट्स खुद बैठ जाएंगे वहां। तो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी कि आपका काम है, आपका ये सेक्शन है, आपको ये काम करना है। तब वो लोग उस काम को सबसे ज्यादा सही तरीके से कर पाएंगे। और वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये स्टेट कमांडरों का काम है कि वो उसको देख रेख करे, उनको निर्देशित करे। जैसे सेंटर से या फिर जैसे नेशनल कमांडर का निर्देश होगा, उसको लागू कराना ये स्टेट कमांडरों के हाथ में होना चाहिए। और जो भी कैडर स्टेट से जाएंगे, वो स्टेट कमांडर और नेशनल कमांडर के बातों को फॉलो करना चाहिए। तो हमें सबसे ज्यादा आसान होगा उस काम को मैनेजमेंट करने के लिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ, ये सारी चीजें मैंने बात आप पर रखी, लेकिन उसके साथ साथ मैं उन सभी युवाओं को एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि 23 सितंबर संकल्प दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़ौदा में उस पेड़ के नीचे बैठ के संकल्प लिए थे, बाबा साहब हमारे ही थे, और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, अगर मैं समाज का उद्धार न कर सका तो मैं स्वयं को गोली मार लूंगा। ये आज उस समय बाबा साहब ने कहा कि जिस समय बाबा साहब हमारे एज की थे, तो हमें इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा कि हमारे युवाओं को, कि अभी वो समय हमारे लिए आ गया है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में हमें अपने समाज के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपने धम्म के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ काम करना होगा। तब जाकर के हम इस देश में बहुजनों का राज ला सकते हैं, बहुजनों का धम्म जो देश में है पूरी तरह से लागू कर सकते हैं। इस देश को फिर से एक बार सम्राट अशोक की भारत बना सकते हैं, जो सपना माननीय कांसीराम साहब ने देखा था। वो कहा करते थे कि मैंने तो सम्राट अशोक का भारत का सपना देखा है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। तो माननीय राष्ट्रीय कमांडर साहब जी, मैंने जो पॉइंट्स मुझे जैसे लगे बोलने चाहिए वो मैंने बोले। तो और बाकी जो निर्देश हमें ऊपर से रहेगा, हम उसके अनुसार काम करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, और मुझे इस आज के वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने बुलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद बोलता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने हैं, मुझे इतनी चीजें नहीं आती, फिर भी आप लोगों ने जो मान दी, इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आज के मुख्य अतिथि माननीय सम्राट राजभोज जी। आपने जो बात रखी है मैंने उसे नोटिस किया है कि जैसे खाना, पानी, राउंड और मैनेजमेंट, इन ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सटीक तरीके से हमें दिल्ली के उस जंतर मंतर में काम करना होगा। बहुत ही हौसला अफजाई ये विकल्प रहे। अब मैं आज के अध्यक्ष माननीय योगेश गौतम जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय कमांडर डीएसएस से आग्रह करूंगा कि वो भी आज अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। माननीय योगेश गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रोहित बौद्ध जी, आप बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं। अपनी बात रखने से पूर्व मैं सभी संतों गुरुओं के चरणों में वंदन करता हूं। मेरे जितने भी वरिष्ठ साथी, मेरे अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेरे राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, समस्त मेरे सीनियर गण को मैं तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं, और एक कमांडर के रूप में मैं आपको सलूट करता हूं। आज जो 26 नवंबर को तैयारी को लेके जो मीटिंग प्रस्तावित है, हम सभी साथी बखूबी जानते हैं 26 नवंबर को धरना प्रदर्शन, और इस वर्तमान में जो आज हालात हैं उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी, हमारे आरबीएम के अध्यक्ष, हमारे सामाजिक न्याय परिषद के अध्यक्ष, हमारे जितने भी प्रदेश की कमेटियां, सभी के अध्यक्ष, महासचिव सब चिंतित है, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस देश में कोई नहीं बोल रहा है, जिसको बोलना चाहिए वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं, हमें अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। तो उसमें 26 नवंबर का जो कार्यक्रम है, जिसमें हम धम्म सेवक की क्या भूमिका रहेगी, उनको क्या कार्य करने हैं, उसको लेकर जो आज एक वेबिनार पर हम सभी साथी जुड़े हैं, और जितने भी साथी जुड़े हैं मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
और मैं अपनी बात रखता हूं कि जो धम्म सेवक संघ है, जहां मुझे कई साथी नए लगे, मेरे धम्म सेवक, मेरे वॉलियंटर मुझे नए लगे, तो थोड़ा सा उनके लिए मैं ये बात विशेष कर रखना चाह रहा हूं कि 15 अक्टूबर 2022 को नेपाल में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। धम्म सेवक की वहां हमारे राष्ट्र आरबीएम ने ये सोचा कि एक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये और सभी वरिष्ठ साथियों ने ये सोचा कि युवाओं को कैसे निकाला जाए। युवाओं को धम्मों में कमी है, युवा धम्मों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो 15 अक्टूबर 2022 को नेपाल में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां अधिवेशन में धम्म सेवक संघ की जो आरबीएम का एक सहयोग के रूप में कार्य करेगा, और वहीं सामाजिक न्याय परिषद का भी गठन हुआ, और एक दो और जो सभी साथी वहां मौजूद थे सभी ने देखा और मुझे राष्ट्रीय कमांडर नियुक्त किया। उसके बाद में 18 मार्च 2023 को प्रथम अधिवेशन हुआ धम्म सेवक संघ का, जिसमें आगरा में अधिवेशन हुआ, और इसमें हमारे तमाम राज्यों से हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, हमारे वरिष्ठ सीनियर साथी हैं, उन्होंने भी माननीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सभी साथियों ने धम्म सेवक की ड्रेस बनवाई, और धम्म सेवक के रूप में उस दिन जो 3 दिन का कार्यक्रम चला था उसमें सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। और उसके बाद में जूम मीटिंग पर इससे पूर्व 2 और वेबिनार हो चुकी हैं, और आज 10 सितंबर को आज वेबिनार हो रही है जो 26 नवंबर की तैयारी को लेके है। तो यहाँ इसमें कुछ साथियों को ये क्वेश्चन मन में आता है कि धम्म सेवक की आवश्यकता जो मैंने अभी थोड़ी बताई, उसमें एक मेन फैक्टर ये भी है कि हमें बौद्ध धम्म, हमें नैतिक धम्म, हमें बंधुता के धम्म के लिए अपने युवाओं को आकर्षित करना है, बहुजन विचारधारा से जोड़ना है। जो सबसे ज्यादा मेन जो जरूरत है हमारी युवाओं को, बहुजन विचारधारा से जुड़े और बहुजन विचारधारा के बारे में जानकारी हासिल करें। उनका चरित्र डेवलप होगा इस चीज से। वो जब अपने बहुजन विचारधारा के, बहुजन लोगों के बारे में जब सुनेंगे तो उनके चरित्र पे डेवलप, उनसे कुछ सीखेंगे, उनको रोल मॉडल बनाएंगे कि उन्होंने ऐसा किया, हमारे महापुरुषों ने ऐसा किया, तो हमें भी ये बात करनी चाहिए, ऐसा हमें उनके आचरण में अपने में अपनाना चाहिए। क्योंकि आज का जो युवा है वो ज्यादातर सभी जानते हैं, पहले तो सभी माँ बाप उनको बच्चों को कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी भी बहुत बार कैडर में इंगित करते हैं कि सभी कहते हैं खूब पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, एमए करो, पीएचडी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस पीसीएस बनो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये धम्म की जरूरत है, इसकी भी बागडोर आप लोगों को संभालनी है, समाज का भी काम आप लोगों को करना है। तो पढ़ाई, नौकरी और कारोबार, जो भी व्यवसाय जो भी करते हैं हमारे जो नौजवान युवा साथी, वो अपने उस कार्य को करते रहें, लेकिन धम्म के कार्य में भी वो अपना सहयोग करें। जैसे बाकी के काम आप करते हैं, तो धम्म का काम भी आपकी जिम्मेदारी का कार्य है, तो उसको भी बखूबी आपको ही देखना है। तो ये जब धम्म सेवक के रूप में जब कोई वॉलियंटर, जब कोई स्वयं सेवी जब आएगा, तो ये चीजें हमारे वरिष्ठ साथी हमारे कैडर के माध्यम से उसको धीरे 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 उसे ये सिखाने का कार्य करेंगे। और यहाँ एक बात ये आती है, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि युवा ही साथी क्यों? तो वो अपने युवा साथियों को भी मैं ये बात उन्हें बताना चाहता हूँ, उनके इंगित करना चाहता हूँ कि हमारी एक सिस्टर ने इसी जूम वेबिनार पर जब युवाओं का एक वेबिनार हुई तो उन्होंने कहा कि युवाओं को जब हम पलट के देखते हैं, युवा शब्द को जब हम पलट के देखते हैं तो उसका वायु बनता है, युवा का वायु बनता है। तो वायु को कोई रोक नहीं सकता, वायु को कोई कैद नहीं कर सकता। तो ऐसे ही युवा की ताकत होती है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता, बस बशर्ते ये है कि इसकी एनर्जी सही वे में लग जाए।
इसकी एनर्जी अगर गलत वे में भी चली गई तो भी वहां नुकसान है। अगर सही डायरेक्शन में हमारे वरिष्ठ साथियों के, आरबीएम के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सहयोग में अगर धम्म सेवक अगर उनके साथ रहेगा, आरबीएम के सहयोग से चलता रहेगा, तो मैं समझता हूं कि वो सही डायरेक्शन में जाएगा और अपना भविष्य उज्जवल जरूर करेगा। यहाँ एक बात आती है, युवा शक्ति जो होती है किसी भी देश और समाज की रीढ़ होती है। इसको मैं अपनी तर्ज पर नहीं कह रहा, ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। इतिहासकारों, जितने भी लेखकों ने जो बात बताई है कि युवा शक्ति किसी भी देश और समाज की रीढ़ होती है, और रीढ़ पे ही पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर वो गिर गया, पूरा धराशायी हो गया, तो सारा कुछ धराशायी हो जाता है। जो आज की वर्तमान सरकारें वो रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में लगी हुई हैं, ये हम लोगों को समझना होगा। हम युवाओं को इस बात पर ध्यान देना होगा। युवा देश और समाज को एक नए शिखर पर ले जा सकते हैं। जो इतना ही नहीं, समाज को बेहतर बनाने में, राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवा को ही रहा है। इतिहास उठाकर देख लें, जो युवा उस समय इस राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में लगे थे, आज उनकी ही बात हम कर रहे हैं। आज जो ये वेबिनार भी हो रही है, आप लोग सब अपनी अपनी जगह से बैठे हैं, कई राज्यों से बैठे हैं, 85 लोग अभी करंट में जुड़े हुए हैं, और कई राज्यों के लोगों ने, आपके युवा साथियों ने अपनी बात रखी, तो वो वही उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उसमें जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लें, तो आप अपने महापुरुषों की जिनकी भी बात करते हैं, तथागत बुद्ध उसमें हम सबसे पूजनीय मानते हैं। उनकी ये एज, काम जो आपका ये तार झमेला है ना, इस माननीय आप अपने माइक अनम्यूट कर लें सर प्लीज। तो हम तथागत बुद्ध को पूजनीय मानते हैं। वो 29 वर्ष में अपना गृह त्याग करके इस समाज के लिए, इस समाज के योगदान को बढ़ाने के लिए, दबे कुचलों के लिए कुछ कार्य किया, आप सभी जानते हैं। उससे पहले भी वो अपने पूरे युवावस्था में, वो पहले से भी ऐसे कार्य में, अपने देश के, अपने राज्य के वाद विवाद में वो हमेशा भूमिका में रहते थे। एक चचेरे भाई की, अंश की घटना हो, वो बचपन से ही ऐसे रहे हैं। किसी साथी का माइक ओपन है, कृपया थोड़ा सा उसे बंद कर लें, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बाद में हमारे जितने भी संत आए, उन्होंने भी कोई मतलब युवावस्था से ही काम किया। ये यहाँ मैं उन युवाओं को, अपने उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ। सम्राट अशोक थे, कबीरदास थे, रविदास जी थे, महात्मा ज्योतिराव फूले थे, और माता सावित्री बाई, ये सभी अपने युवावस्था में, हमारे पूजनीय डॉक्टर अम्बेडकर साहब अपने बचपन से लड़ते रहे, बचपन से समाज में कार्य करते रहे। पेरियर साहब, नारायण गुरु जी, बिरसा मुंडा जी, शहीद आजम भगत सिंह, जो 23 वर्ष की उम्र में फांसी चढ़ गए, ये क्या थे? ये भी तो युवा ही थे। जलकारी बाई जी हैं, और हमारे मान्यवर काशीराम, जो बीएससी करने के बाद में A1 क्लास अफसर लगे, और उसके बाद में जो सबको घटना पता है, वो भी अपने युवावस्था में ही थे। उन्होंने भी जो डिसीजन लिया, जो कार्य किए, वो युवावस्था में ही। और अभी हमारे सामने उदाहरण है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताते हैं, 20 साल की उम्र में माननीय काशीराम साहब के सानिध्य में उन्होंने कार्य किए, और आज हम उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं की बात को, मान्यवर काशीराम साहब की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे, और मैं बहुत सारे उदाहरण और दे सकता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे सीनियर साथी है, मान्यवर राजा रामन साहब है, कई सीनियर साथी हैं, हमारे उपासक साहब हैं दिल्ली से। ये अपने युवावस्था से, आज का युवा तो जो नहीं करेगा, मुझे बड़ा ये फिक्र होता है, शर्म भी महसूस होती है कि मैं इन सभी सीनियर साथियों की स्टोरी सुनता हूँ, तो ये अपनी जवानी में FIR लिखा बैठे थे, ये जेल भी जा चुके हैं। मैं और साथी ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को सबको अच्छी तरीके से जानता हूँ, नहीं भी जानता हूँ। मुझे पता है आपने पता नहीं कितने कष्ट सहन करे हैं समाज के लिए। आपने FIR लिखाई होंगी, आपने हो सकता है लाठी डंडे भी खाई हो, किसी की गालियां भी खाई हो, ये समाज का कार्य करने के लिए। तो मैं ये बात अपने युवा साथियों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अभी ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है, थोड़ा सा संभलें और होश में आए, और इस समाज की, अपने बहुजन विचारधारा की बागडोर को अपने
अपने हाथों में लेने की कृपा करें, और जिस बात के लिए और जिस हमारी दूसरी संस्कृति जो से लड़ाई है, जो हम सभी बहुजन विचारधारा के संगठन, जो दूसरे कहते हैं आरएसएस, पॉलिटिकल पार्टियां भी आरएसएस को कहती हैं, तो सर वो उन्होंने, आप सभी जानते हैं, झूठ मूठ की राजनीति करते हुए तथागत बुद्ध के संघ के नियमों को अपनाते हुए, और उन्होंने लगभग अपने 1925 के स्थापना वर्ष से 52 वर्ष में इस देश पर सत्ता अपनी सरकार बना ली थी। तो हम तो हम तो नैतिक कार्य कर रहे हैं, हम तो समाज के सबके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है SC ST OBC और माइनॉरिटी या इनके लिए कार्य कर रहे हैं, हम सभी के लिए अच्छा भविष्य बनाने के लिए कार्यरत हैं। तो हम तो, मुझे समझता है ये इनको 52 साल लगे, हमें तो मात्र अच्छे काम करने वालों को तो कम साल लगने चाहिए। हमारी संख्या भी ज्यादा है, सबसे बड़ी बात है, उनकी संख्या भी ना होते हुए भी उन्हीं की संख्या में हम भी इंक्लूड है, उन्हीं की संख्या में हम ही गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे कार्य किए। तो हमें ये समझना होगा। और एक जो संख्या की बात जो मैं कर रहा हूँ, वो एक UNFPA संस्था है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहते हैं, जो हमारी विश्व की आबादी की गणना करती हैं, जो हमें बताती हैं कि कितने कितने साथी, कितने कितने लोग जनसंख्या की दृष्टि से। तो उसमें भारत के आंकड़ों को मैं आप सभी साथियों से एक बार शेयर करना चाह रहा हूं कि लगभग लगभग हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में 68% आबादी, 68% जो पॉपुलेशन है, वो 15 साल से लेके 64 साल के वर्ग की है। 15 साल से लेके 64 साल के 68% है। यानी उसमें से 15 से 20 साल के आयु के वर्ग के जो युवा हैं, वह 25.4 करोड़ हैं। 15 से 20 साल के बच्चे जो युवा हैं, वह 25 करोड़ माने हैं। सबसे ज्यादा जो हमारा युवाओं का जो युवा राज्य है, वह है बिहार। बिहार में 57.57% 25 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश का नंबर, जिसमें हमारे लोग, हमारे विचारधारा के लोग, हमारी बातों को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। तो दुनिया का जो आज की डेट में हमारा जो इंडिया है, सबसे युवाओं का देश कह सकते हैं इसको। और ये आज अभी और साल हैं, ये 2030 तक युवाओं का देश ही कहा जाएगा। तो 2030 तक हमें मौका है धम्म सेवक संघ को इतना विस्तार करने के लिए, और हमारे पास बहुत युवा आ जाएंगे। युवाओं की कमी नहीं है, जैसे मैं आंकड़े बता रहा हूँ। और एक ऑथराइजेशन, उनके आंकड़े हैं, कोई बने बनाए आंकड़े नहीं है। और आगे युवाओं से ही रिलेटेड एक ब्रिटिश काल में एक इतिहासकार थे, जेफरी जेफरी ग्रीन हंट। जेफरी ग्रीन हंट एक इतिहासकार थे। उन्होंने एक युवाओं पर एक शोध किया था, जिसको उन्होंने योद्धा जाति सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध किया था, योद्धा जाति नाम से जाना था। उन्होंने युवाओं का वर्णन किया था उसमें। तो उनके अनुसार उन्होंने सर्वे में भारत के युवाओं पे एक वर्णन किया था, उसमें एक लेख लिखा था। उन्होंने बताया कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि जो भारतीय बुद्धिमान युवा हैं, जो भारतीय बुद्धिमान और शिक्षित युवा, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट जो युवा हैं, नौजवान साथी हैं, उन्हें उन्होंने कायर के रूप में परिभाषित किया था। आप सोच सकते हो, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों को उन्होंने कायर के रूप में परिभाषित किया। और जो उन्होंने उस समय के बहादुर के रूप में जो परिभाषित किया था, वह अशिक्षित और पिछड़ों से उन्होंने वो लिए थे कि जितने भी पिछड़े हैं इस भारतवर्ष में, जितने भी अशिक्षित हैं, वो बहादुर हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जरा मरने से डरते नहीं, अपनी हक की बात करने से डरते नहीं है। तो जो मैं आज अपने मेन विषय पे आता हूं, अपने युवा साथियों को, युवाओं की थोड़ी सी पावर और ताकत दिखाने का मैंने
कार्य किया, जो भी हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी हैं, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी हैं, हमारे सामाजिक न्याय परिषद के अध्यक्ष जी हैं, हमारे जितने भी हमारे सीनियर साथी अध्यक्ष महासचिव हैं, जिनका जो आदेश होगा, तो 26 नवंबर का जो कार्यक्रम है, वो आपका जो आदेश होगा वो 100% मैं कमांडर होने के नाते मैं आपको पूरा सहमत करता हूं कि वो आपका जितना भी आदेश होंगे, मेरे और मेरे सभी साथी उसका पालन 100% करेंगे। और जो पदाधिकारियों की जो बात कही गई है, अभी हमारे कुछ साथियों ने, हमारे मुख्य अतिथि हमारे सम्राट आज बौद्ध जी ने भी बात कही थी, तो मैं उसी बात को आगे, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो स्वयं सेवक जितने भी हमारे साथी आएंगे और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, महासचिव है, मैं उनको भी थोड़ा सा इस पे बता रहा हूँ कि 26 से जो मैं उनको यही कहूंगा कि जो 24 तारीख वो 26 का कार्यक्रम है, उससे 2 दिन पहले, हमारे 2 या 3 दिन पहले, जैसे भी उनको सबको सहूलियत हो, हमारे प्रदेश प्रभारी जी उन्हें इंगित कर देंगे कि 2-3 दिन पहले अगर वो आ जाएं, तो इस कार्यक्रम को मुझे कमेटी डिसाइड करने में, मुझे किसको कहाँ लगाना है, ड्यूटी डिसाइड करने में मुझे आसानी होगी। और कार्यक्रम की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो मेन पॉइंट है, जो सुरक्षा व्यवस्था से है, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से देख पाऊंगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अभी से उस कार्य में लगा हुआ हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं कुछ जो लोग होते हैं आर्मी पुलिस में, तो वो क्या क्या चीजों पे ध्यान देते हैं कि कोई कार्यक्रम में किस पॉइंट पे ध्यान देते हैं, मैं उनसे भी बात करी है, वो भी बताने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आरपीएम के हमारे सदस्य होंगे, जो भी टोटल हमारे लोग होंगे, जो बाहरी संगठन, जो हमारे सहयोगी संगठन भी होगी, उनकी पूरी सुरक्षा उनकी दी जाएगी, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूँ। जो जहाँ ठहरेंगे अंबेडकर भवन में, कोई भी व्यक्ति कोई गलत इरादे से ना जाए, कोई गलत तरीके से, कोई चोरी चकारी के तरीके से ना जाए, इसका भी मैं बहुत ध्यान रखूंगा। किसी भी चीज का, किसी की सामान का कोई चोरी ना हो। महिलाएं हमारी आएंगी, बच्चे हमारे आएंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों के मोबाइल है, इक्विपमेंट है, जो वो अपने साथ लेके आएंगे, तो उसकी भी बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का मैं ध्यान रखूंगा। भोजन की व्यवस्था कराने में हमारे सेवक वॉलिंटियर काम आएंगे। भोजन वितरण कराने में, बनाने में, पानी की व्यवस्था देखने में, ये सभी वॉलिंटियर हमारे अच्छी तरीके से मैं इनकी ड्यूटी लगा सकता हूँ। तो बस ये है कि 1-2 दिन कार्यक्रम से ये पहले आ जाए, तो मैं इनको सही तरीके से ब्रीफिंग दे पाऊंगा। बाकी की मैं आपसे फोन पे भी संपर्क साधूंगा सभी साथियों से। और जो बिना किसी, जैसे एक वॉलिंटियर के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वॉलिंटियर या धम्म सेवक संघ, ये कभी भी वो समझ के ज्वाइन मत करना कि यहाँ कोई वेतन मिलेगा, यहाँ कोई पुरस्कार मिलेगा आपको, यहाँ कोई कोई स्वार्थ छिपाए या किसी के दबाव में आ रहे हो, तो ऐसे कतई मत आना। इससे बढ़िया कम ही लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। ये चीजें को अपने पीछे छोड़ देना, बस सेवा भाव से बस इतना समझ के आना कि हमें अपने बहुजन समाज के जो कारवा को आगे बढ़ाने में जो हमारे वरिष्ठ साथी लगे हैं, बस हमें उनकी सेवा करनी है। आप अपना ज्यादा इधर उधर का दिमाग ना चलाना, केवल सेवा भाव आपके मन में है, बिल्कुल आना। हो सके अगर आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आपको पैसे खर्च करने पड़े, तो अपने पर पैसे खर्च भी करना। ये नहीं कि हम वॉलिंटियर है और आप हमें पैसा दो, और ये नहीं, ये आपको अपने स्वयं के पैसे, अपने जो भी व्यवस्था करनी है आप अपने से स्वयं करना। और क्योंकि अभी केंद्रीय कार्यालय से भी एक आदेश आएगा, तो मैं उसको भी ध्यान रखूंगा। और अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक कहानी के माध्यम से अपने सभी धम्म सेवक हमारे युवा साथियों को मैं एक जोड़ने की कोशिश करता हूं कि हमने छोटी सी उम्र में कहानी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है और पढ़ाई भी जाती है, आज भी कहानी पढ़ाई जाती है। वो कि किसी तोते को उसके पालन ने सिखाया था, पालन मतलब पालने वाला, पालन ने सिखाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना मत। ये पालन ने सिखाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना मत। तोते ने सब रट लिया, तोते ने बड़े अच्छी तरीके से रट लिया।
तो फिर एक बार शिकारी आया, उसने जाल बिछाया और दाना डाला, फिर पास में ही बैठ बैठ गया कि देखे कौन फंसता है। तो वही तोता जिसको सिखाया गया था, वही तोता आया। दरअसल तोते ने तो केवल याद किया था, तोते ने तो केवल याद किया था अपने मालिक के शब्दों को बार बार सुनकर, अभ्यास करके, बार बार रट के, किंतु उसे यह ज्ञात या ज्ञान ही नहीं था कि शिकारी कौन होगा। उसको ज्ञान नहीं था कि शिकारी कौन होगा, दाना क्या होगा और कैसे आएगा, किस तरीके से जाल बिछाएगा, और फंसने का अर्थ क्या होता है ये भी नहीं पता था उसे, कैसे हम फंसने से बचेंगे। और तोते को कुछ भी तो उसे नहीं पता था। ठीक उसी तरह से तमाम अच्छी बातें करने वाले लोग हमारे समाज में हमारे ही लोग हैं, बाहर के नहीं है, हमारे ही लोग हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं। हमारे आसपास में लोकतंत्र की बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हैं। लेकिन आप सभी धम्म सेवक मेरे साथियों को इस कथनी करनी में नहीं फंसना है, और जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं उनके साथ रहकर आपको ये ज्ञान ये ज्ञान सीखना है, अपने आप में डालना है कि हमें इस वो तोता नहीं बनना है, हमें जाल भी ध्यान रखना है, कौन आने वाला है, कौन कैसे फंसाने वाला है। अगर अब आप अपने बड़े लोगों के साथ रहेंगे, अपने वरिष्ठ साथियों के साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपकी जिंदगी की नैया पार हो जाएगी। आपको कभी भी किसी भी क्षेत्र में कोई हरा नहीं सकता है, और हमें भविष्य में ऐसे सभी चीजों को सभी चीजों से हम बच सकते हैं। तो मैं अपने वरिष्ठ जनों को भी मैं सुनना चाहता हूं, और मैं आज मुझे अध्यक्षता का मौका दिया। हमारे जितने भी वक्तागण, हमारे मुख्य अतिथि सम्राट राज जी ने भी अपनी बात रखी, प्रदीप जी ने भी अपनी बात रखी, रंजन कुमार झारखंड से हैं, उन्होंने भी, उनसे मेरी बात होती रहती है। जितने भी साथी हैं, कुलदीप हैं, प्रफुल्ल कुमार जी, शैलेश बौद्ध जी हैं, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप ऐसे ही धम्म सेवक के रूप में कार्य करें, और धम्म सेवक के वेबिनार में जुड़ें, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वेबिनार में जुड़ें। आप अपने वरिष्ठ साथियों से सीखेंगे। मैं कहीं कोई पेट से नहीं सीख के आया था, मैं आप लोगों से ही सीखा हूँ। जितने लोगों को आप देख रहे हैं जो आज नहीं बोले, मैं इन्हीं के सानिध्य में रहकर आज कुछ सीखा हूँ, बोलना थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। मैं भी कोई परिपक्व नहीं हूँ। तो मेरे जितने भी जैसे रोहित जी हैं, थोड़ा सा एजुटेशन ले रहे, क्योंकि युवा साथी है, उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार मौका मिला। तो प्रफुल्ल कुमार जी, डरना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, और बाकी के मेरे साथ मेरे सारे वरिष्ठ साथी हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी साथियों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे केंद्रीय कार्यालय से सूचना है, तो हमारे संचालन महोदय जी जरा केंद्रीय कार्यालय माननीय सचिव बहन जी को बुला लें। अभी पहले कार्यालय कर दीजिए, सर को बुलवाइए। आज के इस जो मीटिंग में 26 नवंबर की तैयारी में धम्म सेवक संघ के कार्य क्या ससे आप बोल रहे हो होगी, पहले, इसके ससे सर आप बोल दो पहले, उसके बाद में फिर माने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी आपका संबोधन कर देंगे और समापन कर देंगे। पहले आप बोल दो। जी 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 जी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपको एक थोड़ी जानकारी तो होगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी के आदेश अनुसार 26 नवंबर को, दूसरे मोबाइल को थोड़ा अलग कर लें प्लीज। आदेश अनुसार 26 नवंबर को जो विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसके लिए थोड़ा निवेदन सभी साथियों से, तो उसमें कुछ साथियों ने जमा करा चुके हैं, तो मैं उनको थोड़ा बोलना चाहूंगी। कुछ साथियों के अनाउंसमेंट पहले कर चुकी थी और दोबारा से उनका नाम बोलूंगी। सबसे पहले हैं माननीय RS रवि बौद्ध जी, जो कि 20,000 रुपए जमा करा चुके हैं। दूसरे हमारे हैं जीवनलाल रात्रे सर, जो कि 25,000 रुपए जमा करा चुके हैं। तीसरे हमारे महेश्वर बौद्ध जी सर, उड़ीसा से, वो 25,000 रुपए जमा करा चुके हैं। चौथे हमारे नेपालेश्वर बौद्ध जी सर, उड़ीसा से, इन्होंने भी 20,000 रुपए जमा करा दिया है। 5वें नंबर अशोक सोमानी जी छत्तीसगढ़ से, ये 25,000 रुपए जमा करा चुके हैं।
6वें नंबर पे हमारे इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा जी जम्मू कश्मीर से, इन्होंने 15,000 जमा करा दिया है। 7वें नंबर पे हमारे तुलसीदास लंगी जी सर जम्मू कश्मीर से, इन्होंने जमा करा दिया है। 8वें नंबर पे हमारे खेमचंद सोलंकी जी गुजरात से, इन्होंने 15,000 रुपये जमा करा दिया है। 9वें नंबर कश्मीर से हैं, इन्होंने 15,000 रुपये जमा करा दिया है। 10वें नंबर पर हमारे चरणदास प्रजापति जी सर पन्ना मध्य प्रदेश से हैं, इन्होंने 25,000 जमा करा दिया है। 11वें नंबर पर आसाराम बौद्ध जी छत्तीसगढ़ से, इन्होंने 10,000 रुपये जमा करा दिया है। चंदा जी सर आगरा से, इन्होंने 10,000 रुपये जमा करा दिया है। 13 नंबर पे हमारे LP अमृत बौद्ध जी जबलपुर से, इन्होंने 20,000 रुपये का चेक लगा दिया है 2 दिन पहले। 14 नंबर पर है हमारे इष्टा सांगरिया जी उड़ीसा से, इन्होंने 25,000 रुपये जमा करा दिया है। 15 नंबर पे हमारे विजय बौद्ध जी छत्तीसगढ़ से, इन्होंने 10,000 रुपये जमा करा दिया है। 16 नंबर पर शीशपाल जी चंडीगढ़ से, इन्होंने 15,000 रुपये जमा करा दिया है। 17 नंबर पे हमारे दया भाई कवि जी गुजरात से, इन्होंने अभी आज ही 15,000 रुपये जमा कर दिए। बाकी के समस्त साथियों से मेरा निवेदन है कि जिनको बोला गया है वह भी जल्द से जल्द कराएं, और जो भी साथी स्वेच्छा से कराना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर मेरे से संपर्क करके अकाउंट नंबर ले ले, या मैं अभी चैट बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो अपनी स्वेच्छा से 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 अपनी स्वेच्छा से करा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आज के अध्यक्ष महोदय जी। और अभी जो निर्देश जारी हुआ है उस निर्देश के संदर्भ में हम सचिव मैम जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और मैं कार्यक्रम के समापन की ओर चलूं तो उससे पहले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने बात रखें और सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का समापन भी कराएंगे। माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। नमो बुद्धाय। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, मोदी सत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, उपाध्यक्ष जी, सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी महासचिवगण, सचिवगण, DSS के कमांडर साहब, सभी उपस्थित आज के वक्तागण, मेरा आप सबसे निवेदन है कि साहब ने जैसा निर्देश किया है, माननीय राष्ट्रीय कमांडर महोदय से मेरा निवेदन है कि साहब ने 200 धम्म सेवकों को प्रेस में आने के लिए निवेदन किया है। हम माननीय कमांडर साहब से मेरा अनुरोध है कि 300 साथियों का अभी से नाम, मोबाइल नंबर और उनके टिकट की जानकारी कंफर्म करते चलें। और जिन साथियों के पास टिकट आने जाने की व्यवस्था नहीं है और वो जाने के लिए इच्छुक हैं, कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, तो उनके टिकट की व्यवस्था उस प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी करेगी। पूरी कार्यकारिणी से मेरा निवेदन है कि जो साथी दिल्ली जाने के इच्छुक हैं, समर्पित हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उनके टिकट की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था उसी प्रदेश की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कार्यकारिणी करेगी। और ऐसा कार्य हर बार उड़ीसा की टीम करती है। जो भी युवा साथी हैं, सबसे ज्यादा युवा साथी इस बार भी उड़ीसा से आने की संभावना है। उड़ीसा के साथी हर बार युवकों को अपने टिकट से लेकर आती है और उनको सिखाती है। इसी प्रकार का अनुसरण हम पूरे प्रदेश के साथी करेंगे। और शेष साथी जो अभी तक सहयोग राशि जमा नहीं कर पाए हैं, वो सहयोग राशि भी शीघ्र जमा करने हेतु मेरा निवेदन है, इससे कार्य प्रारंभ हो सके। और माननीय हमारे कमांडर जी ने एक कहानी सुनाई, उसका दूसरा भाग भी है। माननीय कमांडर साहब, ये है कि तोता फंस जाता है, हम सब फंसे हुए हैं उसी तरह। बाबा साहब ने भी हमको बहुत पढ़ाया, ज्योतिबा फुले साहब ने भी बहुत पढ़ाया,
और तथागत हमारे शास्त्रा जी ने भी बहुत पढ़ाया और मान्यवर कांसीराम साहब ने करके बताया। तो उसी काम को माननीय भारती साहब हमारे बीच पिछले 20 साल से यही कार्य कर रहे हैं जो आज हम बात कर रहे हैं। उनका कार्य तो बहुत लंबा है, 40-45 साल का, लेकिन जो वर्तमान के हालातों पर कार्य है इस पर उनका पूरा फोकस है। खास करके 15 साल से तो इसी पर फोकस उनका चल रहा है। तो हम रट तो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। इसका दूसरा भाग ये था कि मरकर हो जाओ अमर। वो तोता फंस जाता है और फंसे हुए स्थान पर वो एक पिंजरे में कैद होता है। उसको संस्मरण सब रहते हैं, याद रहती हैं कि मेरे गुरु ने मुझको क्या सिखाया था। गुरु के यहाँ से एक बार एक व्यक्ति उस शिकारी के पास आता है और वह पूछता है कि और कैसे आपका धंधा चल रहा है, मैं फला जगह से आया हूं। तो तोता पहचान लेता है कि मेरे गुरु के गांव से आया है। तो उसने कहा कि मैं, हमारे वहां गुरु जी हैं, उनका मैं शिष्य हूँ। उन्होंने मुझको ये कहानी पढ़ाई थी कि फंसना नहीं है, लेकिन मैं फंस गया। अगर मेरे गुरु जी का कोई संदेश बाद में मुझे उन्होंने दिया हो तो मुझे संदेश बता दें। उनके फंसने के बाद उनके गुरु ने कहा था कि मैं कान में आपको मंत्र बता देता हूं, जो उन्होंने बाद में बोला था। तो उन्होंने कान में बताया कि आप मर जाओ, झूठ मूठ के मर जाओ। झूठ मूठ के वो कान में मर जाता है। तोता फड़फड़ाता है, चिल्लाता है और पिंजरे में मर जाता है। इस बात को सहन नहीं कर पाता तोता कि मेरे गुरु ने कहा है कि मर जाओ। वो मर जाता है। उसका मालिक उसको निकाल कर बाहर फेंक देता है। जब वो बाहर फेंक देता है तो फिर वह उठता है, अपने पंख फैलाता है और आजादी की सांस लेता है और गुरु मंत्र का पालन करते हुए वो फिर से अमर हो जाता है। तो बाबा साहब ने जो हमें 21वीं प्रतिज्ञा है, उन्होंने कहा था 1956 में कि मैं ऐसा मानता हूं कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। मैंने मराठी में अभी तो 3-4 दिन पहले ये प्रतिज्ञा लिखी हुई थी कि हम पुराने संस्कार को भूल जाएं तो बहुत जल्दी मर जाएं पुरानी चीजों से। और जो हमारा DSS है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, सामाजिक न्याय परिषद है, इसके फॉर्मेट में हम आ जाएं तो बहुत जल्दी अमर हो जाएंगे, फिर नहीं फंसेंगे। अभी हमने इसको स्वीकार नहीं किया है पूरी तरीके से। पिछले वेबिनार में देखा था कि बहुत सारे साथी बगैर कपड़े के बैठ जाते हैं। हम इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये बहुत हल्का कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। माननीय संस्थापक जी इसमें रात दिन लगे रहते हैं, हमारे जवाबदार साथी लगे रहते हैं, लेकिन हम इसको बहुत हल्के से रहते हैं। सो जाते हैं बहुत सारे साथी, बगैर कपड़े पे नहीं दिखते रहते हैं वीडियो पर। अगर आपको आराम ही करना है तो वीडियो बंद कर लीजिए। ऐसी हरकतों से, ऐसे हमारे व्यवहार से ऐसा महसूस होता है कि हम इसको मात्र एक मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं, विचारों का आनंद लेने के लिए जुड़ते हैं, ऐसा हमें दिखाई न दे। और बहुत से सारे साथी कुछ न कुछ मीटिंग के समय खाते रहते हैं। हो सकता है कोई पेशेंट हो या शुगर के पेशेंट हो, तो मेरा उनसे भी हाथ जोड़कर आग्रह है कि ऐसे समय में अपना वीडियो बंद कर सकते हैं और बगैर कपड़े के तो कोई भी साथी न बैठे। इससे महसूस ये हो रहा है कि हम पूर्ण तैयारी के साथ, पूर्ण मन के साथ नहीं बैठते और कार्य करने की इच्छा तो हम में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम 2 घंटे अनुशासित ही नहीं बैठ पा रहे, तो कार्य करने की इच्छा हम में कहां से आएगी। हमको कार्य करना है, बहुत साधारण रहना है, बहुत सुलभ रहना है, हमें किसी से उलझना नहीं है। बहुत सारे साथी आपस में उलझते रहते हैं। दूसरे संगठनों के साथियों के हमारे ग्रुपों में बहुत सारे मैसेज आते हैं। अब हमको यही पता नहीं है कि हम RBM के सदस्य हैं और RBM के ग्रुप में RBM की सूचना ही डालना है, RBM के कार्यक्रम डालना है, RBM के फोटो डालना है, वो भी 1, 2, 3, 5। लेकिन हम दूसरे संगठनों के 20-20 फोटो इसमें डाल देते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम RBM को अभी समझे ही नहीं है। RBM देश में करना क्या चाहती है, इस बात को हम पकड़े ही नहीं है। तो ये युवाओं को बहुत अनिवार्य है ये सीखना। बहुत से हमारे साथी उम्र दराज हो चुके हैं, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष देखा है
और लंबे संघर्ष के बाद भी वह पूरे समय पूर्ण ईमानदारी से और पूरे अनुशासन के साथ बैठे रहते। लेकिन बहुत से साथी इसे बहुत हल्के में लेते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमें आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश नहीं जाता है। आने वाली पीढ़ी इसको अच्छे संदेश के रूप में ले। और जो 26 नवंबर का हमारा कार्यक्रम है, यहाँ आपकी सबकी पहचान और परख होगी। उसमें बहुत सारे टास्क रहेंगे। सांची के कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे टास्क थे। भोजन व्यवस्था कैसे करनी है, पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा कैसे करनी है, उसको आर्थिक मदद किस तरीके से हम अभी से तैयार करें। अभी हमारे पास बहुत समय है, लेकिन बहुत समय के चक्कर में आखिरी तक न बैठें। इसको शीघ्र से शीघ्र हम करें और आखिरी तक हम 1 महीना पहले पूर्णतः सुनिश्चित होना चाहते हैं कि अब हमारे पास कार्यक्रम से संबंधित कोई पेंडेंसी शेष नहीं है। हम इसको पूर्ण करें, बहुत जल्दी पूर्ण करें, जिससे और कई गतिविधियां होनी है। फील्ड के काम बहुत जल्दी हम निपटाएं, जिससे हम मंच की ओर सोचें, आगे की ओर सोचेंगे। यही मेरा निवेदन है। और अभी साहब भी हमारे पास साथ जुड़ चुके हैं। शेष समय साहब को दे दिया जाए। सादर नमो बुद्धाय। जय गुरु। माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी 2 मिनट अपने आशीर्वाद स्वरूप इस वेबिनार में अपनी बात रखेंगे। सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करते हुए, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करते हुए, समय बहुत हो गया है और मैं जयपुर में हूँ, मुझे यहाँ प्रोग्राम के लिए अब निकलना है तुरंत। तो मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो योगेश जी, आप 24 नवंबर को ही बुला लो, क्योंकि हमारा जो अंबेडकर भवन बुक है वो 24 नवंबर से है। तो 24 नवंबर को ही धम्म सेवक संघ के साथी आ जाए, करीब 200 की संख्या में। सारे साथियों से आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लो, किस किस राज्य से कितने कितने साथी आने हैं, तो उनकी जवाबदारी हो जाएगी। आप उसको कोऑर्डिनेट करो अपने धम्म सेवक संघ के साथियों के माध्यम से। दूसरा यह है कि जो जिनको भी इस प्रोग्राम के लिए व्यक्तिगत रूप से जो लक्ष्य दिया गया है, तो जिन साथियों ने भी जमा नहीं किया, जिन्होंने जमा किया है, इनका नाम तो शशि बौद्ध ने अभी बोल दिया था, अनाउंस कर दिया था। इसमें एक नाम उनसे छूट गया था, हमारे जो भोपाल के हैं रिटायर्ड DFO SL बौद्ध साहब, इनके भी 25,000 रुपये सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत की थी। जब ये कार्यक्रम की बात की थी तो उनके भी आगे हैं। तो शशि को मैं कहना चाहता हूँ कि वो लिस्ट बना ले, और SL बौद्ध साहब जिन्होंने सबसे पहले 25,000 डाले थे, और 5,000 रुपये भोपाल मध्य प्रदेश से एक हमारे दूसरे साथी थे, उन्होंने डाले थे। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इनका नाम भी नोट कर लें इसी लिस्ट में, क्योंकि ये पैसा उन्होंने 26 नवंबर के प्रोग्राम के लिए ही दिया था। अब तक डेट नहीं फिक्स हुई थी, लेकिन प्रोग्राम यही था, तो उनका वो योगदान इसी प्रोग्राम। सर आवाज सही नहीं आ रही सर, आवाज सुधारे, वॉइस सर सुधारे। माइक हटा दो, वो हेडफोन तो और अच्छी हो जाएगी। तो अभी आ रही है? जी सर, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से फिर वो उनकी एक लिस्ट बना दो, जिन जिन साथियों ने पैसे दे दिए हैं, तो कोई नाम छूटने ना पाए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दूसरा, 1 सितंबर से वॉल पेंटिंग शुरू होनी थी। अभी आप 10 सितंबर हो गया है, वॉल पेंटिंग शुरू नहीं हुई है। तो चलो, अभी बारिश भी हो रही है, कुछ साथियों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा बरसात कम हो जाए, बंद हो जाए, तो हम लोग वॉल पेंटिंग कराना शुरू कर दें। लेकिन जब तक एक एक दीवार कम से कम आप लोग जरूर सैंपल के रूप में लिखवा दें, एक एक दीवार लिखवा दें, और उसको व्हाट्सएप पर सेंटर ऑफिस को भी भेज दें, अपने स्टेट ऑफिस को भी भेज दें, और अपने ग्रुप में भी उसको शेयर कर दें, जिससे ये पता चले कि भाई अब वाकई विधिवत रूप से हम लोग काम में लग गए हैं।
और काम शुरू कर दिया है। साथ ही जिनको भी वहां पहुंचना है 26 नवंबर के लिए, तो जो दूर के साथी हैं वो तत्काल जितना जल्दी हो सके रेलवे से अपनी टिकटें करा लें। और 200 लोगों की जो धम्म परिषद की बैठक होगी 27 नवंबर को अंबेडकर हॉल में, तो वो 200 लोग जिनकी लिस्ट पहले से ही निर्धारित है, किस राज्य से कितने साथियों को आना है, तो तत्काल से उनकी लिस्ट भी आप लोग फाइनल कर दें। आप नहीं कर पा रहे हैं, बार बार मुझे बड़ा दुखी होकर कहना पड़ता है कि आपके उत्तर प्रदेश से 25 लोग सबसे ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश से 15 लोग, बाकी कहीं 10, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 5 लोग हैं। यदि आप इस तरह से 10-10-5 लोगों की भी लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, सिलेक्शन अपने दिमाग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग क्या खाक लड़ोगे मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से और पूंजीपतिवाद से? तो उसको भी आप जल्दी से फाइनल करें और वो अपना जो टिकट है वो 27 नवंबर को वापसी का कम से कम रात के 8 बजे के बाद कराएं। 8 बजे के बाद कराएं वो 200 लोग जिनको धम्म परिषद में रहना है ना। एक तरह से ये राष्ट्रीय धम्म परिषद होगी, इसमें 26 नवंबर के प्रोग्राम की समीक्षा होगी और आगे हमें वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए क्या काम करना है, तो उस विषय पे चर्चा होगी। तो ये 2, 4, 5 बातें जो पहले से ही मैंने बता रखी हैं, कृपया करके उन पर आप अमल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और पर्चे छप गए हैं, रशीद बुक छप गई हैं। जितनी जितनी रशीद बुक जिनको चाहिए वो केंद्रीय कार्यालय में मुकेश गौतम से और शशि बौद्ध से आप लोग मंगवा लें, तो उसको भी सब लोग आप लोग काम में लग जाएं। और जो 500 किलोमीटर का एरिया है दिल्ली से 500 किलोमीटर का जो एरिया है, तो वहां से बसों के माध्यम से आप लोगों को आना है। तो अभी से आप लोग बसें भी बुक कराना शुरू कर दें। तो ये सब काम है जिसको आप लोग बड़ी ध्यान पूर्वक करना शुरू करें, मेरा ये आप लोगों से निवेदन है। और 17 सितंबर को नागपुर में दीक्षा भूमि के पास युवाओं का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उसमें भी आप लोग युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भेजें। तो ये मैं विशेष जानकारी आप लोगों के बीच में दी है, इसके लिए अनुरोध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। चलेंगे सभ्य सत्ता की ओर, क्या कि हमारे योगेश गौतम जी किसी को और कुछ कहने के लिए अनुमति दे दें। जी जी सर, अनुमति है। सभी सम्मानित साथी अपने अपने माइक खोल लें और